गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। व्याकरण के अंतर्गत आज मैं आपको संज्ञा समझाने जा रही हूँ। बच्चों, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। इस परिभाषा को मैं एक उदाहरण द्वारा समझा रही हूँ। यश और अमर दोनों मित्र हैं, दोनों में गहरी मित्रता है, उनके घर पास पास हैं, वे एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं, दोनों को फुटबॉल खेलने में बहुत आनंद आता है। इन वाक्यों में यश और अमर व्यक्तियों के नाम हैं, फुटबॉल वस्तु का नाम है, घर विद्यालय ये स्थान के नाम हैं और मित्रता और आनंद ये गुणों या भावों के नाम हैं। उपर्युक्त रंगीन शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध करा रहे हैं, इसलिए इन्हें संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। हिंदी में संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैं कुछ उदाहरण आपको समझा रही हूँ। अमिताभ बच्चन अच्छे अभिनेता हैं। इस वाक्य में अमिताभ बच्चन के द्वारा विशेष व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। मैं ताजमहल देखने आगरा गया था। इस वाक्य में ताजमहल शब्द द्वारा विशेष इमारत का बोध हो रहा है और आगरा शब्द द्वारा विशेष नगर का बोध हो रहा है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। सूरदास जी ने सूरसागर की रचना की। इस वाक्य में सूरदास द्वारा विशेष व्यक्ति का और सूरसागर द्वारा विशेष पुस्तक का बोध हो रहा है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएगा। तो बच्चों, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध न होकर उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैं कुछ उदाहरण आपको समझा रही हूँ। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बच्चों, इस वाक्य में बच्चे और मैदान शब्द के द्वारा किसी विशेष बच्चे या किसी विशेष मैदान का बोध नहीं हो रहा है, बल्कि उसके संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा उदाहरण है गाय घास चर रही है। इस उदाहरण में भी गाय शब्द और घास शब्द के द्वारा किसी विशेष गाय या विशेष घास का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए ये दोनों जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जंगल में अनेक पशु पक्षी हैं। इस उदाहरण में भी किसी विशेष जंगल या किसी विशेष पशु पक्षी का बोध न होकर उनके संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के गुण, दोष, दशा, अवस्था, स्थिति, स्वभाव आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोटापा, चोरी, हंसी, क्रोध, प्यास, सुंदरता, गर्मी आदि। भाववाचक संज्ञा का अनुभव किया जा सकता है, उन्हें हम महसूस कर सकते हैं। कुछ उदाहरण मैं आपको समझा रही हूँ। हरियाली और सुंदरता मन मोह लेती है। बच्चों, हरियाली और सुंदरता इन्हें हम महसूस कर सकते हैं, इनका हम अनुभव कर सकते हैं, तो यहाँ भाववाचक संज्ञा है। आयुष और अजय में गहरी मित्रता है। मित्रता कितनी गहरी है इसका हम अनुभव कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापे में शरीर कमज़ोर हो जाता है। इस उदाहरण में भी बुढ़ापा और कमज़ोर ये दोनों शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर संज्ञा के 2 अन्य भेद। अंग्रेजी में संज्ञाएं 5 प्रकार की होती हैं, जबकि हिंदी में 3 प्रकार की। अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर कुछ विद्वान हिंदी में भी संज्ञाओं के 5 भेद मानने लगे हैं। यद्यपि उनका मानना उचित नहीं है, क्योंकि हिंदी में केवल 3 ही प्रकार की संज्ञाएं मानी गई हैं। हिंदी में इन्हें जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत स्वीकार किया जा सकता है। ये 2 भेद हैं, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, भीड़, परिवार, दल इत्यादि। कुछ उदाहरण मैं आपको समझा रही हूँ। सेना परेड कर रही है। इस उदाहरण में सेना शब्द से समूह का बोध हो रहा है, इसलिए ये समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। यहाँ सभा हो रही है। सभा शब्द से भी किसी एक समूह का बोध हो रहा है, व्यक्तियों के समूह का बोध हो रहा है, इसलिए ये वाक्य भी समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। नेहा के जन्मदिन पर सारा परिवार गया था। यहाँ पे परिवार शब्द से भी समूह का बोध हो रहा है,
इसलिए ये वाक्य भी समुदायवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे दूध, पानी, घी, मक्का, चावल, चीनी, पीतल आदि। कुछ उदाहरण मैं आपको समझा रही हूँ। यह हार सोने का है। इस वाक्य में सोना एक धातु है, इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। मंदिर में चांदी की मूर्तियाँ हैं। इस वाक्य में भी चांदी धातु है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। सारा तेल गिर गया। तेल क्या है? द्रव्य है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। भाववाचक संज्ञाओं की रचना। बच्चों, भाववाचक संज्ञाओं की रचना मुख्यतः 4 प्रकार के शब्दों से की जा सकती है। पहला जातिवाचक संज्ञाओं से, दूसरा सर्वनामों से, तीसरा विशेषणों से और चौथा क्रियाओं से। जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना की जाती है। जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा बनने वाले कुछ शब्द इस प्रकार हैं। मनुष्य शब्द जो कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, अगर हम उसका भाववाचक में परिवर्तन करेंगे तो हो जाएगा मनुष्यता। इसी प्रकार बच्चा से बचपन, जवान से जवानी, बूढ़ा से बुढ़ापा। पुरुष शब्द का भाववाचक होगा पौरुष, स्त्री का स्त्रीत्व, नेता का नेतृत्व, अभिनेता का अभिनय, कवि का कवित्व। पशु शब्द का पशुता, मित्र का मित्रता, शत्रु का शत्रुता। भक्त शब्द का भाववाचक होगा भक्ति, भाई का भाईचारा, परिवार का पारिवारिक, राष्ट्र का राष्ट्रीयता। बंधु शब्द का भाववाचक होगा बंधुत्व या बंधुता, हिंदू का हिंदुत्व। सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनने वाले कुछ शब्द इस प्रकार हैं। निज का हो जाएगा निजत्व या निजता। सर्व से भाववाचक शब्द बनेंगे सर्वस्व, मम का ममत्व, अपना का अपनत्व, स्व से स्वत्व, आपका आपा, अहम का अहंकार और पराया से भाववाचक संज्ञा बनेगी परायापन। विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनने वाले कुछ शब्द इस प्रकार हैं। खट्टा से खट्टापन या खटास, छोटा से छोटापन या छोटपन, कायर से कायरता, सुंदर से सुंदरता, हीन से हीनता, गहरा से गहराई, सच्चा से सच्चाई, दीन से दीनता, हरा से हरियाली और मीठा शब्द से भाववाचक बनेगा मिठास। इसी प्रकार पीला से पीलापन, खारा से खारापन। वीर शब्द से भाववाचक शब्द बनेगा वीरता, दयालु से दयालुता, दीन से दीनता, कठिन से कठिनाई। भला शब्द का भाववाचक होगा भलाई, अच्छा का अच्छाई, लाल से लालिमा, काला से कालिक या कालिमा। क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनने वाले कुछ शब्द इस प्रकार हैं। थकना से थकान, उड़ना से उड़ान, चलना से चाल। ढलना शब्द से भाववाचक शब्द बनेगा ढलान, छपना से छपाई, मिलना से मिलाप, पढ़ना से पढ़ाई, सिलना से सिलाई। काटना शब्द का भाववाचक होगा कटाई और तोड़ना का तोड़ाई। गाना शब्द का भाववाचक शब्द बनेगा गीत, खेलना का खेल, पूजना का पूजा, कमाना का कमाई। मानना शब्द का भाववाचक बनेगा मनौती, घबराना का घबराहट, कहना का कथन और चुनना शब्द का भाववाचक होगा चुनाव। तो बच्चों, इस पाठ से हमने यह सीखा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कुछ विद्वान संज्ञा के 2 अन्य भेद भी मानते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा तथा समुदायवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध न कराकर उसकी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं।